हेलो दोस्तों, मैं अतुल और अतुल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था आपका, मैं उसमें आपको प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा रहा था। अब प्रेसिडेंट टॉपिक में मैंने आपको मैनर ऑफ इलेक्शन पढ़ा दिया था। प्रेसिडेंट का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। प्रेसिडेंट की मैंने आपको पावर से स्टार्ट की थी, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो मैंने आपको बता दिया कि 7 शक्तियाँ होती हैं। और 7 शक्तियों में मैंने आपको सबसे पहले आपको बताई थी, मैंने कौन सी शक्ति, कौन लेजिस्लेटिव। तो अभी आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाई थी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ाई थी। एग्जीक्यूटिव पावर के बाद आज मैं लेजिस्लेटिव पावर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये पावर्स इसलिए भी जानना जरूरी है कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के परिदृश्य से देखा जाए तो ये हमारे देश को एक नियंत्रण पावर में रखी जाती है, क्योंकि देश का संवैधानिक हेड जो है वो अपना राष्ट्रपति है। और राष्ट्र अगर किसी भी तरीके का किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में या देश के अंदर अगर फेल्यूर होता है तो उसके लिए सबसे फिर उसका सारा कार्यभार राष्ट्रपति जी के हाथ में दे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति किस तरीके से क्या क्या कार्यभार संभालते हैं, अपना क्या क्या उनको पावर्स दी गई है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ लेजिस्लेटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, विधायिका शक्ति, विधायिका शक्ति बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या है, अपने एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हाउसेस, जो अपना सदन है ना, सदन 2 सदन है। एक देखिए, एक सदन अपना जो मेन सदन है वो है अपना लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं अपन निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं अपन उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन बोलने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता। हर 2 साल में इसके बनवाए 3rd पर्सन अपने है ना रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर बनवाए 3rd पर्सन उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। इससे क्या है, स्थायित्व तो बना रहता है, इसलिए स्थायी सदन है, ये उच्च सदन है। और लोकसभा क्या हमारा निम्न सदन है। जैसे ही गवर्नमेंट जाती है या किसी भी कोई भी प्रधानमंत्री के द्वारा कहना सरकार का फेल्योर होता है तो वो विघटित कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि अभी करंट में 543 सीटें हैं। 543 सीटें में 1/2 सीटें प्लस 1 सीट जिसके पास होगी वो अपना किसमें होगा, वो अपना सत्ता में होगा, उसकी सरकार होगी। जैसे कि अभी करंट में बीजेपी की सरकार चल रही है। तो इसी तरीके से लोकसभा के अंदर एक स्थायी सदन ना होकर ये एक निम्न सदन माना गया है, क्योंकि ये विघटित हो सकती है इसकी। अब नॉमिनेटेड मेंबर इसने हाउसेस दिया है, तो नॉमिनेटेड मेंबर अपन कहाँ करेंगे, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो लोकसभा की बात कर ली है। अब लोकसभा के अंदर अगर अपन जो नॉमिनेटेड पर्सन करते हैं वो आर्टिकल 331 के तहत आते हैं। जैसे 2 एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीय को चयनित कौन करता है, अपना राष्ट्रपति करता है। अपना राष्ट्रपति कैसे करता है इसको, देखिए आपको पता है कि हमारे जो वर्ल्ड का मैप देखा हो, कभी आपने यूरोपियन कंट्रीज देखी हो, तो वहां से क्या कुछ लोग पलायन करके हमारे देश में आ जाते हैं। अब देश में आ गए वो, तो क्या उनका स्थायित्व, उनका प्रतिनिधित्व करना हमारे देश का फर्ज नहीं बनता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आ रहा है मेरे मन में, लेकिन मैं उनको लेना तो नहीं चाह रहा, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। जैसे सोनिया गांधी जी है। अब सोनिया गांधी जी क्या एक यूरोपासी इटली की है, लेकिन वो क्या भारत में स्थायी रूप से रह रही हैं। स्थायी रूप से रह रही है तो वो भारतीय की नागरिकता ले चुकी हैं। अब भारतीय नागरिकता ले चुकी हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो उनको एक एंग्लो इंडियन की सीट दे सकता है, क्योंकि वो भारत की नागरिकता ले चुकी हैं। ऐसे यूरोपवासी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता ले चुके हैं, उनको उनमें से किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार उसको मनोनीत कर सकता है, किसमें, लोकसभा के अंदर। और ये आर्टिकल 331 के अंदर लिखा हुआ है पूरी तरीके से। अब बात चलती है राज्यसभा की। अब राज्यसभा की बात चलती है तो राज्यसभा में क्या होता है कि टोटल 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अब सोशल सर्विस, आर्ट, वो क्या एक विशेष पारंगत होने चाहिए। जैसे साइंस में कोई विशेष पारंगत है, जैसे कि अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने हीरे मान लीजिए अगर होते, या फिर जैसे कि आपको पता है कि रेखा जी, वो है ना एक अपनी उसमें फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना अलग महत्व रखती हैं, तो उनको भी नॉमिनेटेड किया गया है। अब जैसे खेल में देखा जाए सचिन तेंदुलकर जी भी नॉमिनेटेड किया था। तो इस तरीके से आर्ट, साइंस, लिटरेचर, साहित्य में कोई हो व्यक्ति, तो इस तरीके से 12 मेंबर को नॉमिनेटेड किया जा सकता है। ये एक सम्मान होता है जो दिया जाता है किसके प्रति, राष्ट्रपति के द्वारा,
कि आप इस तरीके से दीजिए, वो विशेष रूप से पारंगत हो। अब इसके बाद में लेजिस्लेटिव पावर के अंदर एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कमीशन की बनी हुई है रिपोर्ट, ऐसे करके फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की रिपोर्ट, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स ये होती हैं, ये क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को तैयार कर लेते हैं, पर इनको सदन में ये डायरेक्ट नहीं रखते, सदन के अंदर नहीं रखते। ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के हाथ में, और प्रेसिडेंट क्या करता है, इन रिपोर्ट को जाकर संसद भवन में रखता है, उच्च पटल पर रखता है, उच्च पटल या निम्न पटल पर, और उसमें उस पर चर्चा की जाती है। सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेना जरूरी है, कि सही बात है, क्योंकि आपका संवैधानिक हेड वो है, राष्ट्रपति है। अगर आप राष्ट्रपति के बिना किसी भी चीज पर चर्चा कर रहे हैं तो ये तो एक असंवैधानिक रूप हुआ ना। आप खुद ही एक मतलब सोचिए, आप है संविधान को इस तरीके से बोझ की तरीके से मत लीजिए। आप ये सोचिए एक आम व्यक्ति की तरह, कि क्या आम व्यक्ति के हित में ये कार्य हो सकता है? क्योंकि जो संविधान हमारे जो बनाया गया था उसमें इतना टाइम क्यों लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन कैसे लगे? उसका पहला रीजन ये था कि आम हित में देखा जाने की चीजों को, आम हित में किस तरीके से किया जाए, आम आदमी के व्यक्ति में। तो आप उस तरीके से उस नजरिए को लेकर चलेंगे ना, तो आपका एक सकारात्मक रवैया पैदा होगा, इससे आपकी सोच डेवलप होगी। सोच डेवलप होगी तो आप अच्छे से अच्छा मेंस के अंदर लिख सकेंगे, आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई हो सकेंगे। ये चीजें आपके एक एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका एक 0 लेवल से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, आप उस चीज़ों को उस तरीके से नहीं सोचते एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, तो आप है ना, हो सकता है कि आप हार्डवर्क करके एक है ना वो तो बन जाएंगे, आप है ना, हो सकता है सफलता प्राप्त कर लें, पर आप एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको एक आम व्यक्ति की तरह उसके हितों के बारे में जानना जरूरी है, हित के रूप में। ठीक उसी तरीके से यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इन सब की रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उनको राज्यसभा और लोकसभा के अंदर रखता है। अब तीसरी चीज है क्या? बिल, विधेयक। अब बिल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइवेट बिल, एक होता है गवर्नमेंट बिल। वैसे तो 99% गवर्नमेंट बिल होते हैं, 1% ही प्राइवेट बिल होते हैं, और ये कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री तैयार कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए जो विपक्ष में है वो एक बिल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पटल पर रखने का अधिकार तो सबको है ना। क्योंकि आप अगर राज्यसभा या लोकसभा में जा रहे हो तो है ना, आपके पास एक वो है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, मतलब अध्यक्ष के सामने। तो अब ये जो पटल पे आप बात रखोगे, अगर वो पार्लियामेंट उस चीज को पास कर देती है तो वो एक्ट एक कानून बन जाता है। अगर वो पास नहीं होता तो वो कानून नहीं बनेगा। लेकिन पास होने का ऐसा नहीं है, वो प्रेसिडेंट के पास जाना अनिवार्य है। आपने कोई बिल पास कर दिया, जैसे कि 370 बिल था अपना आर्टिकल 370 लगी थी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पहले लोकसभा में पास किया, फिर राज्यसभा में पास किया, अब दोनों में पास करने के बाद जो बिल पास कर, फिर ये कहाँ गया? अपना राष्ट्रपति जी ने साइन किया, तब जाके वो कानून में बना। ठीक उसी तरीके सेशन। अब सेशन की बात कर लिया, सत्र की बात। तो सत्र में क्या होता है, एक तो सत्र जैसे सेशन, एक तो सिंपल सेशन सत्र। उसमें क्या होता है, 3 सेशन होते हैं। एक तो मानसून सेशन होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। अब ये तीनों सेशन को बुलाने का जो प्रारूप है वो राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। राष्ट्रपति जी इनको बुलाए, और मिनिमम 2 सेशन लगना जरूरी है हर 6 महीने के अंदर। 6 महीने से पहले से ज्यादा गैप नहीं हो सकता एक सेशन के बीच, एक से दूसरे सेशन के बीच में। संबोधन, स्पेशल एड्रेस, ये भी है। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए विश्व संबोधन जो है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज पर आपकी सहमति नहीं बन पा रही है लोकसभा की या राज्यसभा की, तो उसमें क्या होता है कि है ना, एक ज्वाइंट सेशन बिठा लिया जाता है, उसको राष्ट्रपति जी बिठाते हैं। राष्ट्रपति जी जैसे कि एक दहेज प्रथा का एक्ट आया था, सबसे पहले दहेज प्रथा पे सबसे पहले बिठाया गया था। तो उसमें क्या ना, सजा के लिए प्रावधान के लिए बन नहीं पा रही थी सहमति लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य के लोगों की, तो उसके लिए उन्होंने है ना ज्वाइंट सेशन बिठाया था। तो वो ज्वाइंट सेशन एक विशेष सत्र में जाके हो गया। अब वीटो पावर्स की बात की जाए, वीटो पावर क्या होती है? देखिए, राष्ट्रपति है तो वो देश का अच्छा बुरा उसी के हाथ में। अब मान लीजिए कोई बिल आया, हो सकता है वो बिल पास ना करे, जो उसकी एक सहमति शक्ति देगी आप, या वो बिल को पास ना करे, कुछ टाइम के लिए उस बिल को रख ले। अगर वो बिल को रख ले तो उसको ज्यादा कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है? 6 महीने तक कर सकता है। इसके अलावा वो हो सकता है कि उसको बिल में कोई जनहित के रूप में ना दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो एक तरीका हो गया। दूसरा ये जनहित में ना दिख रहा हो तो उस बिल को वो लौटा दे,
ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है उसका, हो सकता है कोई बिल्कुल स्थायी रूप से रख ही ले और वीटो पावर के अंदर स्थायी रूप से रखे, उसको दे ही ना। ऐसा भी राजीव गांधी जी एक बार कर चुके हैं। तो राजीव गांधी जी के टाइम पर ऐसा हो चुका है। जो उस समय राष्ट्रपति जी थे उन्होंने क्या किया था, उनकी ना मेंबर ऑफ गवर्नमेंट ने ना एक बिल दिया था, तो वो स्थायी रूप से उन्होंने रख लिया था। तो इस तरीके से वीटो पावर्स का यूज कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। आई हो आपको आज लेजिस्लेटिव पावर आज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये समझाई जाए। और दूसरी बात, अब क्या बचा है अपना, एक आपकी मिलिट्री पावर बची है, एक आपका संबोधन बचा है। इस तरीके से आपकी आखिरी लेक्चर प्रेसिडेंट का, इसके बाद एक लेक्चर और होगा उसका, क्योंकि ये चीजें इसलिए जानना जरूरी है। एक तो प्रेसिडेंट को क्या ना, प्रेसिडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं ये चाहता हूँ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।